हेलो इनक्रेडिबल्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हम एक ब्रॉड टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। व्हाट इज टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। टैक्स टैक्स के बारे में हमने बात की थी। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या टैक्स होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। स्टेट टैक्स कौन से होते हैं, सेंटर टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे कई सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन की थी। तो कल हमने जहाँ स्टॉप किया था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब मेन बात हमारे समझने वाली होती है कि इंडिया में ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो हमसे टैक्स वसूल करती हैं। एक आ गई स्टेट गवर्नमेंट, एक आ गई सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट के मेन टैक्सेस जो मैंने आपको कल समझाए थे, कॉरपोरेट टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है, इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। और स्टेट टैक्स कौन कौन से हैं इनमें से? वैट एक स्टेट टैक्स है, एंट्री टैक्स एक स्टेट टैक्स है, और इंटरटेनमेंट टैक्स एक स्टेट टैक्स है। ये सारी चीज़ें हमने कल समझी थी। आज हमको बारी बारी समझना है कि कॉरपोरेट टैक्स क्या चीज़ है, इनकम टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये टैक्सेस के बारे में हमें ब्रॉड में डिस्कशन करना। तो जैसे कि आपके सामने लिखा है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट का क्या मतलब हो गया कि बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट किसी बहुत बड़ी कंपनी से जो टैक्स वसूल करती है उस टैक्स को हम बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। कोई बड़ी कंपनी, यानी रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। रिलायंस इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा है, पेट्रोलियम में काम कर रहा है, जियो चला रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम कर रहा है। इसके बदले में वो सेंटर गवर्नमेंट को एक टैक्स देता है जिस टैक्स को हम बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। इंडिया में कितने तरह के कॉरपोरेट टैक्स हैं? दो तरह के। डोमेस्टिक कॉरपोरेट मतलब अगर कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है और वो इंडिया की ही कंपनी है, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कॉरपोरेट। फॉरेन कॉरपोरेट का क्या मतलब हो गया? कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो उसको भी सेंटर को टैक्स देना पड़ता है, तो उन कंपनीज को हम बोलते हैं फॉरेन कॉरपोरेट। अब डोमेस्टिक कॉरपोरेट क्या है, फॉरेन कॉरपोरेट क्या है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। डोमेस्टिक कॉरपोरेट मतलब वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक कॉरपोरेट। ये पॉइंट याद रखना है। और फॉरेन कॉरपोरेट का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी कंपनी जिसका मालिक कोई फॉरेनर है या कोई फॉरेन की कोई एक वो कंपनी है जो इंडिया में अपना काम चला रही है। और किस कंपनी को हम बोलेंगे कि वो इंडिया की कंपनी है? जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इंडिया में रजिस्टर्ड है। और फॉरेन कॉरपोरेट किसको कहेंगे? जो किसी वो कंपनी जिसका मालिक कोई इंडियन नहीं है, कोई फॉरेनर है, और वो फॉरेन में उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है, इंडिया में नहीं हुई है। यहाँ तक हमें बात समझ आई। अब हमें बात समझनी है कि कॉरपोरेट से गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स लेती है। कॉरपोरेट कंपनीज जितना भी प्रॉफिट कमाती हैं उनमें से 30% सेंटर गवर्नमेंट उनसे वसूल लेती है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने 100 करोड़ अर्न किए तो उसमें से 30 करोड़ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स उससे ले लेती है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी है चाहे फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट आ गया इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स? का क्या मतलब है? हर इंडियन जो हमारे देश में इनकम, किसी भी तरह से इनकम अर्न करता है, चाहे वो कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, वो कोई भी इनकम अगर अर्न करता है तो जिस हिसाब से उसकी इनकम है उस हिसाब से उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। किसको कितना टैक्स देना है, ये कहाँ लिखा है, ये चीज़ याद रखनी है। इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसमें डिफरेंट स्लैब्स के बारे में बात की है कि किसको कितना टैक्स देना है। जैसे कि जो नॉर्मल वाली स्लैब है वो क्या बोलती है? जिसकी इनकम 2.5 लाख तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना। जिसकी 2.5 से 5 लाख तक है उसको 5% अपनी इनकम का गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में देना है। जिसके 5 से 7.5 लाख उसको 10%, जिसका 7.5 से 10 लाख उसका 15%, और ऐसे ही सब कुछ लिखा है। सिर्फ हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे इन स्लैब्स के बारे में पहली बार बात की गई थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के बारे में बताया गया और किस
कौन पर्सन किस स्लैब में होगा और किसको किस हिसाब से टैक्स देना है, ये सारी चीज़ें ये स्लाइड में आपको एक चार्ट बना के दिया, उसमें सब कुछ डिस्कस किया। थर्ड जो हमारा टैक्स आता है जिसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या चीज़ होती है एक्साइज ड्यूटी? मैं पहले रीड आउट करता हूँ। इट इज़ अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड within the country and has to be produced by the producer before he can take his goods out of the factory promise. फॉर एग्जाम्पल कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, उस सामान को उस फैक्ट्री से बाहर ले जाने से पहले जो कोई टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई साबुन की फैक्ट्री है, वहाँ पे साबुन बन रहा है और उस साबुन की कीमत है कितने रुपए में बन रहा है, वो साबुन बन रहा है 10 रुपये में। तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर तुम इस साबुन को बाहर बेचना चाहते हो तो पहले हमें हर साबुन पे 2 रुपया टैक्स दो, यानी 10 रुपये का साबुन बना और 2 रुपये उसने क्या दी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब अगर कोई सामान तुम्हें बेचना है, फैक्ट्री से बाहर ले जाना है, तो उसके लिए तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा। ये किस पे नहीं लगता, अल्कोहल पे नहीं लगता और इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज समझ आ गया, कोई सामान तुमने बनाया उसको तुम्हें बाहर बेचना है, फैक्ट्री से बाहर ले जाना है, उसके लिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब है? अगर कोई सामान तुम बाहर से अंदर लेके आ रहे हो, फॉरेन से कोई सामान इंडिया लेके आ रहे हो, तो इंडियन गवर्नमेंट को तुम्हें एक टैक्स देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहली वाली है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जैसे सिंपल तुम्हें बताया, अगर तुम्हें फॉरेन का कोई गाड़ी लेके आनी है, इंडिया में कोई फ़ोन लेके आना है, कुछ और गैजेट लेके आना है, तो तुम्हें गवर्नमेंट को एक मोटा टैक्स देना पड़ेगा, तो ही तुम फॉरेन की कोई चीज़ को इंडिया में ला सकते हो। सेकेंड आ गया काउंटर विलिंग ड्यूटी। काउंटर विलिंग ड्यूटी का क्या मतलब हो गया? अगर कोई कंपनी, अगर कोई देश हमारे देश में सामान लाके बेच रहा है और प्रॉब्लम क्या है कि उसके देश में वो सामान ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है और वो हमारे देश में जानबूझ के वो सामान और सस्ते में बेच रहा है। कोई चीज़ मान लो चाइना में 20 रुपए की है, तो वो जानबूझ के हमारे देश में उसकी गवर्नमेंट ने डिफरेंट सब्सिडी दी हैं उन कंपनीज़ को, और वही कंपनी इंडिया में वो सामान 5 रुपए का बेच रही है ताकि इंडिया की मार्केट्स ख़त्म हो जाए या इंडिया की मार्केट में से वो सारा कंपटीशन खींच ले। इसको हम बोलते हैं काउंटर विलिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग का क्या मतलब हो गया? जब कोई कंपनी जानबूझ के हमारी मार्केट ख़त्म करने के लिए हमारे देश में कोई सामान सस्ते में बेच रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट आपका आ जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स का क्या मतलब हो गया कि कोई सामान, फॉर एग्जाम्पल तुमने 20 रुपये में कोई चीज़, कोई कच्चा माल, कोई अनाज लिया, उस अनाज से तुम ब्रेड बना रहे हो जिसकी कॉस्ट है 40 रुपये, फिर उस ब्रेड से तुम कोई एक केक बना रहे हो, उसकी कीमत है 100 रुपया। तो हर स्टेप पे 20 का आटा लिया, उससे ब्रेड बनाया जिसकी कीमत 40 रुपये वाली ब्रेड का तुमने बाद में वो बनाया, क्या नाम है, केक, जिसकी कीमत है 100। तो कीमत बढ़ती गई, पर टैक्स कहाँ लगा? जब तुमने सामान 20 का लिया तो भी एक बार टैक्स दिया, जब वो ब्रेड 40 की हुई वो बेची उस पर भी कुछ टैक्स दिया, जब केक 100 का हुआ तो उस पर भी कुछ टैक्स दिया। तो यानी तुमने 3 बार टैक्स दिया। ये पुराना सिस्टम हुआ करता था जिसको बोलते थे वैल्यू एडिड टैक्स। ये पूरी कहानी है कि वैल्यू एडिड टैक्स अब नहीं रहा। पहले कौन कौन सा टैक्स हुआ करता था और ये टैक्स क्या होता है? पहले वैट हुआ करता था, मॉडर्न वैट हुआ करता था, डिफरेंट तरह की चीज़ें थी, पर अब धीरे धीरे वक्त के साथ मॉडिफिकेशन होके और फाइनल जो हमारे पास आउटपुट है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। ये एक स्टोरी फॉर्म में इसलिए बनाया, इसका कोई रोल नहीं है। जीएसटी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्ट टैक्स जो हम सीधा गवर्नमेंट को देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो जिस बंदे से हमने सामान लिया, हमने उसको टैक्स दिया, वो बंदा आके जाके गवर्नमेंट को देगा। क्वेश्चन पूछता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डिफरेंट तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक ही टैक्स बनाया गया जिसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी कब पास हुआ था पार्लियामेंट से? 29 मार्च 2017। और ये जीएसटी कब देश के सामने आया या देश के सामने इसको कानून बनाया गया? 1 जुलाई 2017 से। ये 3 वर्ड याद रखने हैं। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का टैक्स है, तीनों समझाऊंगा। मल्टी स्टेज designation based tax that is levied on every value addition,
सब कुछ समझाऊंगा। जीएसटी के बारे में 3 चीज़ें याद रखनी है। जीएसटी कैसा टैक्स है? कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड। अब कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरे देश पे एक ही टैक्स लग रहा है। अगर एक ही चीज पूरे देश पे लागू हो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो जीएसटी एक ही टैक्स है जो पूरे देश की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे लागू हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। मल्टी स्टेज का क्या मतलब हो गया? मल्टी स्टेज का क्या मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जैसे मैं आपको ब्रेड की एग्जांपल लेके बता रहा था, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जो टैक्स लग रहा है उसको भी हम बोलते हैं जीएसटी। जब तुमने आटा पे टैक्स लगाया वो भी जीएसटी, जब आटे से तुमने ब्रेड बना दी उस पर भी टैक्स लगा वो भी जीएसटी, जब ब्रेड से तुमने केक बना दिया उस पर टैक्स लगा वो भी जीएसटी। जीएसटी इज लिवाइज्ड ऑन ईच ऑफ दी स्टेजेस विच मेक इट अ मल्टी स्टेज। इसको हम मल्टी स्टेज बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे हमने बार बार जीएसटी लगाया। जीएसटी इज लिवाइज्ड ऑन दोस वैल्यू एडिशन द मॉनेटरी वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप टू अचीव अ फाइनल सेल ऑफ द प्रोडक्ट। यही बात है जो मैंने आपको समझाई। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ डेजिग्नेशन बेस्ड। डेजिग्नेशन बेस्ड का क्या मतलब हो गया? कोई चीज़ अगर कर्नाटका में बन रही है और वो यूपी में जाके उस चीज़ की सेल हो रही है, मतलब कोई सामान मैंने कर्नाटक में बनाया और उसको जाके मैं बेच रहा हूँ यूपी में, तो वो टैक्स किसको मिलेगा? वो टैक्स उसको मिलेगा जिस जगह जाके सामान बेचा जा रहा है। यूपी में बेचा जा रहा है तो यूपी को टैक्स मिलेगा, कर्नाटक को नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, मल्टी स्टेज क्यों, और डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जिस जगह में सामान बनाया वहां से तुम सामान बेचने गए किसी और स्टेट में, जिस स्टेट में जाके तुमने सामान बेचा उनको टैक्स मिलेगा। जीएसटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब किसी स्टेट में किसी चीज़ पे 5 रुपये टैक्स लग रहा है, दूसरी स्टेट में उसी चीज़ पे 2 रुपये लग रहा है, वैसा नहीं चलेगा। इससे सारे भेदभाव मिट जाएंगे, इससे चीज़ों के दाम घटेंगे, महंगाई कम होगी और हमारी जीडीपी कंट्रोल में आएगी। पूरे देश में एक ही तरह का टैक्स है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जीएसटी एक मल्टी स्टेज, कॉम्प्रिहेंसिव और डिफरेंट तरह का टैक्स है। अब कितने तरह के जीएसटी होते हैं? एक को हम बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एक को बोलते हैं स्टेट जीएसटी, और थर्ड टाइप है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल जीएसटी मतलब जीएसटी का जो हिस्सा सेंटर को मिलता है, या जो जो सेंटर जिन चीज़ों पे जीएसटी लगाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। जिन चीज़ों पे स्टेट जीएसटी लगाता है उनको हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी। और इंटीग्रेटेड मेरे को तुमको समझाना है, वो मैं अगली स्लाइड में तुम्हें समझाता हूँ। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब हो गया? इंटीग्रेटेड का ये मतलब हो गया वो टैक्स जो कुछ स्टेट को भी मिलता है कुछ सेंटर को भी मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। पर इंटीग्रेटेड जीएसटी को डिफरेंट तरह से मेरे को तुम्हें समझाना पड़ेगा, तो हमें चीज़ें बार बार समझ आ गई। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरे देश पे एक ही लागू होता है। मल्टी स्टेज मतलब जहाँ जहाँ किसी एक चीज़ से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी बनी, सब स्टेज पे जीएसटी लगता है, इसलिए इसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। और थर्ड वाला भी तुम्हें समझा दिया कि ये इस तरह का टैक्स क्यों है। अब हमें समझना है और तुम्हें एक चीज़ और बता दी कि अगर कोई सामान यूपी में बना और वो कर्नाटक में जाके हम उस सामान को बेच रहे हैं तो वो टैक्स किसको मिलेगा? जहाँ जाके बेच रहे हैं। अगर कर्नाटक में बेच रहे हैं तो वो टैक्स कर्नाटक को मिलेगा। जैसे कि इंटीग्रेटेड समझाने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने, जैसे कि कोई सामान मैंने कर्नाटक में बनाया, उसकी कीमत है 50,000, उस पे सेंटर उस पर 18% का जीएसटी लगेगा, पर वो जीएसटी मिलेगा किसको? जहाँ जाके मैं वो सामान बेच रहा हूँ, यूपी में बेच रहा हूँ तो यूपी को मिलेगा। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है, दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने कोई सामान कर्नाटक में बनाया और कर्नाटक में ही बेचा तो उसमें 9% स्टेट को मिलेगा और 9% सेंटर को मिलेगा। और मैंने कोई सामान कर्नाटक में बनाया और यूपी में जाके बेचा तो उसमें 9% मिलेगा यूपी को और सेंटर को तो अपना 9% मिलेगा, यानी सेंटर को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सामान किसी स्टेट के अंदर बना और उसी के अंदर बिक गया तो उसमें 9% स्टेट का, 9 सेंटर का।
अगर कोई सामान हमारी स्टेट में बना और दूसरी स्टेट में जाके बिका, तो जिस स्टेट में जाके बिका उसको 9% और सेंटर को 9%। अब सेंटर के कौन कौन से टैक्सेस हैं ये वही लिखा है स्क्रीन पे, और स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस हैं ये लिखा है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन पूछे जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, ये सारे टैक्स, सर्विस टैक्स, काउंटर वेलिंग टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो ये टैक्स हैं ये सारे जीएसटी के अंदर आते हैं, जो पहले सेंटर के टैक्सेस हुआ करते थे। और ये स्टेट के टैक्स हैं वैट, एंट्री टैक्स, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, ऑक्टरी, ये सारे अब ये जीएसटी के अंदर आते हैं। तो जीएसटी से हमें एक और चीज़ पता चली, एक स्टेट जीएसटी होता है, सेंटर होता है और इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब वो टैक्स जो स्टेट भी लेता है और सेंटर भी लेता है। जैसे मैंने आपको समझाया, कोई सामान हमारी स्टेट में बना और हमारी स्टेट में बिक गया, तो उसमें से 9% स्टेट का 9 सेंटर का, वो आ गया इंटीग्रेटेड। कोई सामान हमारी स्टेट में बना और जाके ही पंजाब में बिका, तो पंजाब को मिलेगा 9% जीएसटी, वो हो गया स्टेट जीएसटी, और 9% सेंटर को तो मिलना ही है, तो वो हो गया इंटीग्रेटेड। ठीक है, आगे चलेंगे। जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब हो गया, अब किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगाना है उसके लिए एक टीम बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, तो उस टीम को हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। द प्रेसिडेंट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट ए जीएसटी काउंसिल विद इन एक्ट फॉर्मिंग इनटू फोर्स। जब जीएसटी को लागू करना था तब प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल को बनाया था। जीएसटी काउंसिल का क्या फंक्शन है, जीएसटी काउंसिल एग्जामिनिंग इशू रिलेटेड टू गुड्स सर्विसेज टैक्स एंड मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट ऑन पैरामीटर लाइक रेट, एग्जम्पशन लिमिट एंड थ्रेशोल्ड काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का काम है, ये स्टेट और सेंटर को टाइम टाइम पे बताएगा किस चीज़ पे जीएसटी कितना लग रहा है और किस चीज़ पे जीएसटी घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे छूट देनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जीएसटी काउंसिल का कौन कौन मेंबर होता है, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन किसको बोला जाता है, जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और इसमें और भी उनके साथ कई सारे मंत्री होते हैं, तो ये सारा मिला के हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। याद रखना है जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन किसको बोला जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर। आगे चलते हैं। अंडर द जीएसटी रिजाइम द सेंटर एंड स्टेट विल एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ जीएसटी लॉज अक्रॉस द कंट्री। ये बात समझा रहा है कि जीएसटी को अच्छे से लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि किसी चीज़ पे कितने टैक्स में छूट मिलनी चाहिए या किसी चीज़ पे कितना टैक्स लग रहा है या कितनी छूट मिल रही है, ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल आगे सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सजेस्ट करती है। तो अब हमें जीएसटी के बारे में ब्रॉडली सारी चीज़ें पता चल गई। अब हमें आगे जाके ये समझना है जीएसटी में कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। किसी चीज़ पे 0%, किसी पे 5, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28, मतलब हाउ मैनी टैक्सेस कम्स अंडर जीएसटी। अब गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क का क्या मतलब हो गया, ये भी चीज़ याद रखनी है। गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी एंड प्रिपेयरिंग आईटी बेस्ड पोर्टल फॉर ऑल दोज जनरेटेड अंडर जीएसटी। तो जीएसटी को के डाटा को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन एक प्रोविजन होना चाहिए कि किस चीज़ पे कितना जीएसटी लग रहा है। अगर किसी को जीएसटी भरना है तो ऑनलाइन भरेगा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोई ऐप होती है, जैसे पेमेंट के लिए एक ऐप है फ़ोन पे, वैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए ऐप होती है। तो जीएसटी भरने के लिए भी एक प्रॉपर नेटवर्क या कोई ऐप चाहिए या प्रॉपर सिस्टम चाहिए। इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क एक स्पेशल व्हीकल है, एक स्पेशल तरीका है कि ऑनलाइन हम कैसे जीएसटी वसूल कर सकते हैं या जीएसटी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, उस तरीके को बोलते हैं जीएसटीएन। अब जीएसटी के अंदर कितनी स्लैब्स आती हैं, जीएसटी द गवर्नमेंट हैज़ कैटेगराइज्ड आइटम्स इन 5 डिफरेंट स्लैब्स अंडर जीएसटी। गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों को 5 टैक्स स्लैब में बांटा है। पहली टैक्स स्लैब में आती है 0, जिसमें छोटे मोटे खाने के सामान आते हैं, दाल, चावल, आटा, ये सारी चीज़ों पे 0% टैक्स लगता है। बेसिक जो हमारे छोटे मोटे और चीज़ें होती हैं उन पे लगता है 5%। जो थोड़ी और अच्छी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए या जिसके ऊपर गवर्नमेंट लगाता है 12%, कुछ पे 18, कुछ पे 28। सबसे हाईएस्ट टैक्स जो इंडिया में इम्पोज होता है वो है 28, वो लगता है लग्जरियस, जो हम बाहर से कोई स्पेशल चीज़ मंगाते हैं। अब एक चीज़ है, एज पर प्री कंडीशन पुट बाय द स्टेट वैट ऑन अल्कोहल फॉर कंजप्शन विल नॉट बी मर्ज विद जीएसटी। क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट
शराब पे, अल्कोहल पे जो टैक्सेस लेती हैं, क्या वो जीएसटी दायरे के अंदर आता है? नहीं आता। सरकार जीएसटी जो भी टैक्स लेती है वो अलग लेती है, और अल्कोहल पे सरकार जो टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं वैट। और किस चीज़ पे, कौन सी चीज़ जीएसटी के अंडर नहीं आती? एक तो अल्कोहल नहीं आता, दूसरा पेट्रोल नहीं आता। दोनों चीज़ें याद रखनी है। और मैक्सिमम स्टेटों में ये भी चक्कर है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जीएसटी के अंदर नहीं आती। इन चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता, ना अल्कोहल पे, ना पेट्रोल पे, ना इलेक्ट्रिसिटी पे। एक लास्ट चीज़ रह गई है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या होता है? जब भी हम कोई शेयर बाय, जब भी हम कोई शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे एक मोटा चार्ज लेती है, एक मोटा टैक्स लेती है। उस टैक्स को बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी कोई भी बंदा कोई भी शेयर्स खरीदता या बेचता है, तो सरकार उससे एक टैक्स वसूल करती है, जिस टैक्स को हम बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये हमको याद रखना है। हमारी शेयर्स बाय या सेल करने में एक ही बड़ा टैक्स लगता है सरकार की तरफ से, जिसको बोलते हैं एसटीटी। मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब हर कंपनी को कम से कम कितना टैक्स देना ही देना है, इस टैक्स को बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, चाहे उस कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। कॉरपोरेट टैक्स मैंने तुम्हें बताया, इंडियन गवर्नमेंट 30% टैक्स लेती है, पर 30% में से, उस कॉरपोरेट टैक्स में से 18.5% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है। मतलब अगर तुम्हें इंडिया में काम करना है तो 18% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या चाहे नुकसान हो। तो क्वेश्चन पूछे ऐसा कौन सा टैक्स है जो हर कंपनी को एनी हाउ देना ही पड़ता है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।